अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और साफ अली खान। बलाश टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह CIA की साथ जा रहे थे शवाहिद की बरामदी के लिए और वहाँ पे एहसन शाह को कत्ल कर दिया गया है। एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब मेरे साथ मौजूद है। थोड़ी तफसील सर, क्या ये सारा मामला हुआ? उसाफ भाई, आज से 6 महीने 5 दिन कबल 18 फरवरी 2024 को एक वकूआ पेश आया जिसने पूरी कौम का दिल तोड़ दिया, और वो बड़ा दिलखराश वकूआ था बलाज टीपू का बेईमाना कत्ल। हम सब उसको रजिस्ट करते हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि उस पर्चे के अंदर, जो कि वकूए के बिल्कुल 1 घंटा 45 मिनट बाद दर्ज हो गया था, उस पर्चे के जो मरकजी मुल्जमान थे और नामजद मुल्जमान थे वो दो थे, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट। जितनी देर में पर्चा हुआ उतनी देर में वो एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके थे। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाली कि एहसन शाह को, जिसको नामालूम अफराद के अंदर डालकर उसने एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए एक इनडायरेक्ट तरीके से सरकमस्टांशियल एविडेंस की मबनी पर उन्होंने एहसन शाह को इसके अंदर नामजद कर दिया। मेरी एक स्टेटमेंट थी, वो ये थी कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद एहसन शाह बाइज्जत बरी हो जाएगा। उस पर बड़ा एक बैकलैश आया। मेरी ये स्टेटमेंट इसलिए थी कि जी, केसेस जो हमारे क्रिमिनल केसेस बनते हैं, जो सरकमस्टांशियल एविडेंस पर मबनी होते हैं, उनके फैसले अमूमी तौर पर बरीयत में आते हैं। एहसन शाह का 50 लाख लेना किसी भी तरीके से कानूनी तौर पर साबित नहीं हो पाना था। उसकी वजह यह है कि ये पुलिस ने अपनी तरफ से रिकवरी डाली थी ताकि पूरी कौम का फोकस आ जाए कि पुलिस ने कोई ना कोई बंदा फाड़ लिया। और अभी ये हुआ है कि CIA की जेर हिरासत है एहसन शाह, उन्हें शवाहिद की बरामदी के लिए शादबाग लेके जाया जा रहा था और रास्ते में ये सारा वाकया, और कहा जा रहा है कि वो अपने दोस्तों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। ये पूरा जो भी मामला आज बना है ना, जिसमें हंगामी तौर पर आप और मैं यहां पर पहुंचे हैं, ये पूरा मामला उसको एक बैकस्पोर्ट देने के लिए बना है कि शायद तमाम लोगों को बता दिया जाए कि अगर कोई किसी का कत्ल करता है, अगर उसको अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा तो पुलिस इस तरह इंसाफ दिलाएगी। अब कई लोग इसके अंदर ये कहेंगे कि यार बहुत गुड होया। मैं बतौर वकील, मैं कानून का लंबरदार हूं, मैं ये कहूंगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होनी चाहिए। हमारा 2022 के अंदर एक कस्टोडियल टॉर्चर डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 आया। उस एक्ट के अंदर कह दिया गया कि अगर पुलिस की कस्टडी में किसी की डेथ होती है तो उसका ट्रायल 1 महीने के अंदर कंक्लूड होना चाहिए और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो FIA के पास जानी चाहिए। एहसन शाह का जो आज कत्ल हुआ है ना, क्यों हुआ? ये दो चीजें हो सकती हैं। इसमें टीपू फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है और इसमें गोगी और तीफी भट्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। गोगी और तीफी भट्ट इसलिए इन्वॉल्व हो सकते हैं कि कहीं हमारी इंफॉर्मेशन ये ना दे दी अगर ये वाकई उसके अंदर मुलव्वस है, क्योंकि शवाहद इकट्ठे होने थे। और जिस तरह ये खबर निकली है तो मुझे ऐसा शक पड़ता है कि हो सकता है टीपू फैमिली भी इसके अंदर मुलव्वस हो, इस कत्ल के पीछे। वो इसलिए कि उन्होंने कहा होगा कि यार सरकमस्टांशियल एविडेंस पर मबनी केस है, हो सकता है ये बरी हो जाए, तो क्यों ना इसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाए। लेकिन इन दोनों चीजों से बालातर होकर मैं एक तीसरी बात करूंगा, और वो ये है कि पुलिस की मुखबरी के बगैर, पुलिस की मर्जी के बगैर और पुलिस की मदद के बगैर पुलिस कस्टडी में कत्ल नहीं हो सकता। अगर सजा होती तो कितनी देर की सजा होनी थी एहसन शाह को? 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? अगर जुर्म साबित होता तो फांसी भी हो सकती थी, डेथ पनिशमेंट जिसको कहते हैं, कैपिटल इंप्रिजनमेंट भी हो सकती थी। इसके अलावा इससे हो सकता है कोई दियत या कोई इस तरह की चीज लेकर भी छोड़ा जा सकता था, क्योंकि जो कानून कहता है वो तो तीनों चीजें अवेलेबल हैं। आप एहसन शाह को डिफेंड करते नजर आते थे, आप हाईलाइट करते थे गोगी भट्ट को, तीफी भट्ट को, आप कहते थे मरकजी मुलजिम वो एहसन शाह को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उस वक्त भी उसको डिफेंस नहीं देता था, मैं उसके साथ किए जाने वाकयात को डिफेंस देता था कि किसी भी मुलजिम की टिंड नहीं की जा सकती। कस्टोडियल टॉर्चर के अंदर जो उसकी टिंड की गई, जो उसके बाल काटे गए, यह ह्यूमिलिटी थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कहता है कि ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल बी गिवन रिस्पेक्ट। उसके साथ जो ट्रीटमेंट थी वो ठीक नहीं थी। दूसरे नंबर पे पूरी कौम सिर्फ पुलिस के शवाहद के ऊपर उसको उसको तनकीद का निशाना बना रही थी कि उसने इतराफी बयान दे दिया। यहां पर तो अदालतों के अंदर हम देखते हैं कि हर पर्चे के अंदर इतराफी बयान है, लेकिन वो पर्चे साबित नहीं होते क्योंकि पुलिस अपनी तरफ से इतराफी बयान डालती है। तो मेरे जो दो डिफेंस थे वो यही थे कि एक तो इतराफी बयान को इस कदर अहमियत ना दी जाए, और दूसरे नंबर पर किसी भी तरीके से
जो उसकी टिंड है उसको जस्टिफाई ना किया जाए। आज जो उसका कत्ल हुआ है, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि कौम उसको जस्टिफाई करे। कौम को वाकया बता दे आज क्या हुआ। देखिए, वो पुलिस वैन के अंदर लाजमी जा रहा होगा, पुलिस प्रिजन वैन होगी, हाई सिक्योरिटी होगी, ये हाई प्रोफाइल केस है। हाई प्रोफाइल केस के अंदर अलीट के डाले होते हैं, यही है कि आगे जेर पीछे, हिरासत। और सीआईए सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की गिरफ्त से अगर कोई बंदा किसी को मार के निकल जाए, फिर तो ये एक सवालिया निशान है पूरी एजेंसी के ऊपर, कि जो अपनी कस्टडी के अंदर लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, वो आम खुले में आप और मैं हमें क्या प्रोटेक्शन देंगे। ये एक सवालिया निशान खड़ा हो गया सीआईए के ऊपर। मसला ये है कि जब शवाहद नहीं ना मिलते, जब शवाहद नहीं मिलते तो साफ भाई फिर यही ज्यादतियां होती हैं, कस्टोडियल टॉर्चर होता है और कस्टोडियल डेथ होती है। आपकी नजर में ये ज्यादती हुई है? मैं 100% इसको ज्यादती कहूंगा। किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी भी बंदे की। अगर किसी ने जुर्म किया, उस जुर्म को साबित किया जाए इन दी कोर्ट ऑफ लॉ, उसका प्रॉपर ट्रायल हो, फेयर ट्रायल मिले, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। मैं इस केस में शुरू इन्वेस्टिगेशन के शुरू से लेकर अब तक मैं इसी इख्तलाफ में रहा हूं कि पुलिस ने अभी तक जो भी कार्रवाई की है वो सिर्फ इसलिए की थी कि एक कौम के सामने एक बलि का बकरा रख दिया जाए कि बड़ा हाईलाइटेड केस था, हर जबान जद आम था, ना सिर्फ पाकिस्तान में, आलमी सतह पे बड़ा लोग रंज में थे। एक नौजवान बलाश टीपू का कत्ल किया गया। देखिए, बलाज टीपू के साथ जो हुआ है वो बहुत ज्यादती है, लेकिन असल मुलजमान पकड़े जाए ना, गोगी और तीफी बट को इंटरपोल के जरिए लेकर आए। अच्छा, मुझे बताइएगा ये क्यों किया गया, एहसन शाह को कत्ल क्यों किया गया? उसकी अगर मैं रीजन देखूं कि अगर पुलिस ने खुद कत्ल किया है तो शायद ये एक इंपैक्ट लाने के लिए कि जी जेरा बंदा कत्ल करदा सी उनका इनकाउंटर कर दें, और बाकी पुलिस ये करती भी है। लेकिन इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि कस्टडी में आपका बंदा, आप फिर इन्वेस्टिगेशन करें, आप सबूत इतने इकट्ठे कर दें, उसको 25 साल की कैद हो जाए, उसको फांसी मिल जाए। आपको किसी ने कोई राइट नहीं दिया कि आप उसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंदर इन्वॉल्व हों, और पुलिस की मुखबरी के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। बलाश टीपू कत्ल केस में मरकजी मुलजम एहसन शाह की ये जो कातलाना उन पर हमला हुआ और उनकी वफात के बाद अब ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए, इसमें दोनों फैमिलीज को फायदा होगा। टीपू फैमिली को इस तरह फायदा होगा कि वो ये कहेंगे कि गोगी और तीफी बट ने ये बंदा मरवा दिया, राइट, और एहसन शाह के मरने के बाद अब पूरा जोर पड़ेगा गोगी और तीफी बट के ऊपर। ये टीपू फैमिली को फायदा हो सकता है। गोगी फैमिली को ये फायदा हो सकता है अगर वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो ये है कि शायद अगर ये इन्वॉल्व था तो कोई ऐसा 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 कोई क्लू ना दे देता इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता, राइट। तीसरी जो चीज है जो मेरा माइंड क्लिक कर रहा है वो ये है कि पुलिस ने ये इनकाउंटर खुद किया है। हो सकता है पुलिस के पास शवाहद ऐसे आ गए हों कि उनको पता हो कि यार वाकई इस बंदे ने कत्ल ए बंदा मुलव्वस है, लेकिन कभी जुर्म साबित नहीं हो सकता, तो हो सकता है पुलिस ने ये खुद इनकाउंटर कर दिया। कुल मिलाकर मैं, अगर हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि किसी भी तरीके से इस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, वरना कल आपको और मुझको अल्जाम का निशाना बनाया जाएगा और इसी तरह इनकाउंटर करके मार दिया जाएगा, और एक सवालिया निशान पैदा हो चुका है पूरे एक डिपार्टमेंट के ऊपर कि आपके कस्टडी के अंदर कोई बंदा महफूज नहीं, और आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो सबसे बेहतरीन एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशली हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए सीआईए बनाई। अगर सीआईए की कस्टडी से कोई बंदा इस तरह मारा जाता है ना, तो फिर देखना यह जरूरी है कि किसने उसकी मुखबरी दी, क्योंकि अगर वो शवाहद इकट्ठे करने जा रहे थे तो ये इंफॉर्मेशन अदालतों से तो निकल नहीं सकती, जमानतों की डेटे तो है नहीं कि कोई भी बंदा उसको पब्लिकली पढ़ सके। ये तो एक इंटरनल मैटर था, एक प्राइवेट मैटर था पुलिस का, और ये किस तरह इंफॉर्मेशन निकली, किस तरह वो लोग वहां पर पहुंचे, किस तरह लीड के डालों, पुलिस प्रिजन वैन और इन सब की मौजूदगी में किसी पुलिस वाले को कोई गोली नहीं लगी होगी, और गोलियां सारी लगी होंगी एहसन शाह को। बलाश के कत्ल के बाद क्या एहसन शाह के कत्ल के बाद क्या बलाश टीपू को इंसाफ मिल गया? देखिए, मैं इसको इंसाफ देना नहीं कहता। इंसाफ ये होता है कि जो जुर्म के अंदर मुलव्वस है ना, उनको शवाहद की रोशनी के अंदर, एविडेंस की रोशनी के अंदर अदालतों के जरिए उसको सजा मिले। ये इंसाफ नहीं है कि आप किसी एक लड़के को जो आपके हाथ आ गया, अब जुर्म साबित नहीं हुआ, आपने उस लड़के को इतना हाई प्रोफाइल केस बनाकर पेश कर दिया कि इसने 50 लाख लेकर अपने दोस्त का कत्ल करवा दिया, यार ही निकले कातल आखिर यारा दे, पीछे म्यूजिक लगा दिया, पूरी कौम की तवज्जो एक तरफ डाइवर्ट करके आपने उसको बलि का बकरा बना के उसका इनकाउंटर कर दिया। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। पूरी कौम का विलन बन चुका था एहसन शाह और आज उसे भी कत्ल कर दिया गया। देखिए, आप बाज़-औक़ात विलन को कत्ल करने के बाद विलन हीरो बन जाता है या वो विक्टिम बन जाता है। कभी विलन को विक्टिम नहीं बनाना चाहिए।
अगर एहसन शाह विलन था ना, आज वो विक्टिम बन गया पुलिस की जुल्म का। और मैं उनको कहूंगा कि ये किसी भी तरीके से उनकी नेग्लिजेंस नहीं हो सकती। अच्छा, सीआईए की जेर हिरासत सारा मामला हुआ, कानूनी नुक्ता नजर से आप कैसे देखते हैं, इस पे आगे क्या होगा? इसके ऊपर जो हमारा एक्ट है 2022 का, वो मैंने आपको डिस्कस किया है। उसकी सेक्शन 5 की सबसेक्शन 2 है, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस होता है कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल डेथ का, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एफआईए करेगी। मैं ये चाहूंगा कि अगर तो हुकूमत वाकई ही इंसाफ करने की कोशिश कर रही है और वाकई ही डिपार्टमेंट इंसाफ चाहता है, तो सबसे पहले जो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है ना, पहले इसके ऊपर वर्किंग हो। कई लोग कहते हैं कि शायद मैं एहसन का वकील हूं, मैं एहसन का वकील नहीं। मैं एहसन जैसे उन तमाम बहुत से मुल्जमान का हामी हूं जिन मुल्जमान के साथ ज्यादती होती है। राइट, जब तक जुर्म साबित नहीं होता तब तक हम उनके साथ ज्यादती किसी भी किस्म की नहीं कर सकते। एफआईए को इसकी इन्वेस्टिगेशन जाएगी, एफआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, 30 दिन के अंदर इसका ट्रायल कंक्लूड होगा कस्टोडियल टॉर्चर के मुताबिक। ये कानूनी नुक्ता नजर है। और मैं ये चाहूंगा कि अब इसका प्रॉपर पोस्टमार्टम हो, प्रॉपर चीजें हो, और ये देखा जाए कि इस पूरे मामले में गोलियां सिर्फ एहसन शाह को क्यों लगी, अच्छा, किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं लगी। और 99% इनकाउंटर्स के अंदर यही होता है कि मुलजम मारा जाता है और अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा जाता है। उन साथियों को किसने रिपोर्ट दी, किसने मुखबरी दी, और वो गोली कभी किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं लगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि कुछ माह कब एक नौजवान बलास टीपू का कत्ल होता है, जिसपे पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम, पूरी दुनिया में बसने वाले लोग रंज में मुब्तला हो जाते हैं। उस नौजवान के कत्ल के बाद उसके मरकजी मुलजम उसका दोस्त ही निकलता है, जिसका नाम एहसन शाह बताया जाता है कि उसने सऊदी अरब में बैठ के मुखबरी की और अपने दोस्त का कत्ल करवाया। और पूरी कौम एहसन शाह को विलन के तौर पर देखती है। फिर एहसन शाह हर दोस्त के लिए एक बेवफा मिसाल बन जाता है, और उसके बाद एहसन शाह पुलिस की कस्टडी में रहता है। और आज सीआईए की जेर हिरासत एहसन शाह शादबाग शवाहिद की बरामदगी के लिए जा रहा था, जहां बताया जा रहा है कि अपने दोस्तों की ही फायरिंग से एहसन शाह कत्ल हो गया। इसी के साथ अपने मेज़बान और साफ अली खान को शज़े भट्टी के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।